हम लोग देख चुके थे किस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ, किस प्रकार से कानून बने, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद के क्लास में हम लोग फिर पढ़े भारत के संविधान के संवैधानिक स्रोत क्या क्या है। इस स्रोत में हम लोग देख चुके थे कौन सा सिस्टम कहां से लिया गया है, ये हमारे संविधान का संवैधानिक स्रोत था, सोर्स हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हम लोग जरा ध्यान दें, आज एक महत्वपूर्ण सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं और स्रोत और उस संविधान की विशेषताओं से एक साथ फिर उससे भी टेस्ट क्वेश्चन आपका चलवाएंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन आपका शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, और जो लोग एकदम ध्यान से इसको समझेंगे उन्हें बिल्कुल आराम, पॉलिटी हो जाएगा। पॉलिटी का क्या होगा ये तय इसी से हो जाएगा, इसीलिए आपको मुख्य रूप से यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रीकृत करके रखना है। और चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता में ही बहुत सारे चीज छिपे हुए हैं, और जो बच्चे पहली विशेषता अभी चलेगा 2 क्लास तक, सिर्फ फर्स्ट नंबर, इसी से आपका पॉलिटी लगने लगेगा कि अब आसान होगी। ये सभी लोग जानते हैं पहली विशेषता को, केवल डिटेल हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हमारे संविधान की पहली विशेषता है, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। वर्ल्ड का कोई ऐसा देश नहीं है, विश्व में जितने भी देश हैं कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतना लंबा संविधान लिखा होगा। इतना लंबा संविधान वर्ल्ड का एकमात्र इंडिया कंट्री में है, तो इसीलिए हमारा संविधान की पहली विशेषता है विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसके बाद इसमें क्यों लंबा है, क्या विशेषता है, इसी चीज को हम लोग को सीखना है। तो पहला नंबर हम लोग जरा ध्यान दें, हमारा जिस समय संविधान बना तो हम लोग 3 चीज किए। किन किन विषय वस्तु को संविधान में डाले हैं, वो विषय वस्तु जो आप देखते हो इसी को कहा गया कि यह हमारे संविधान का जो विषय वस्तु होगा, ये विषय वस्तु होगा, उस चीज को हम अनुसूची के नाम से जानेंगे। देखो कई बच्चे को हम देखते हैं अनुसूची भाग इसको समझ ही नहीं पाता है, लेकिन अभी आप ध्यान दोगे तो आज की क्लास में धीरे धीरे सब चीज समझने लगोगे। अनुसूची का सेंस है हम किन किन विषय वस्तु को इसमें डालने जा रहे हैं। ये एक छोटे रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा कोई विधायक जीतता है, एमपी जीतते हैं, क्या शपथ लेंगे, क्या करेंगे, तो अंदर नियम कानून में तो उसको नहीं लिखे किस प्रकार से क्या हम लोग करेंगे, भारत में कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, कहां पे क्या क्या किनका वेतन होगा, ये सब चीज अब अंदर के कानून में तो हम नहीं डिटेल लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक अनुसूची बनाए। अनुसूची का मतलब अलग अलग जो भी विषय रहा है। अब जैसे मान लो कि संविधान में न्यायपालिका के नियम का कहीं विशेष चर्चा नहीं, तो हम लोग पहले तो एक इंडेक्स बनाएंगे, विषय सूची बनाएंगे, और उसमें हम लोग उसको अलग से डालेंगे कि हमारा नगर निकाय का कैसे शासन प्रशासन चलेगा, इसकी एक अनुसूची होगी। गांव का कैसे चलेगा तो ग्राम पंचायत की अलग अनुसूची होगी। किस किस भाषा को हम संवैधानिक भाषा कहेंगे, ये अलग अनुसूची होगी। तो अनुसूची के रूप में हम लोग विषय का बंटवारा किए। दूसरा नंबर हम लोग एक चीज फिर ध्यान दिए कि इसमें अध्याय की बात करें। किसी भी पुस्तक में आप देखोगे अध्याय की बात होती है, कितने चैप्टर हैं। और जैसे हम नागरिकता संबंधी बात चल रहे हैं तो जितनी बात नागरिकता की होगी उसको हम एक चैप्टर मानेंगे, वो एक अध्याय मानेंगे। इसी को संविधान का हम भाग कहते हैं। भाग क्या है, अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है, ये चीज जब तक बच्चे नहीं समझेंगे, जब तक इसमें पूरी डिटेल नहीं जानोगे, पॉलिटी नहीं समझ में आएगी। भाग का मतलब अध्याय। नागरिकता संबंधी पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, हमें जितनी बात करनी है एक बार लिख दिए, तो ये इतने भाग में इतने से इतने बात जो आ रहे हैं इसी को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद का मतलब इस अध्याय में कितनी बात आएगी वो उतनी बातों को हम अनुच्छेद कहेंगे और उसको सीक्वेंस वाइज बढ़ाते चले जाएंगे। यानी सभी बच्चे इतनी बात तो सबको समझ में आ गया होगा कि हमारे संविधान में मूल आत्मा जो है उसको हम लोग प्रस्तावना में सबसे आगे पेज पे रखें। प्रस्तावना मूल आत्मा है। हमारा संविधान कैसा होगा, बहुत कम शब्दों में इसमें हमने सब चीज लिख दिया। ये प्रस्तावना एक चीज होगी। फिर दूसरा पेज जो हम चले, कैसे कोई आदमी किताब लिखता है तो किताब लिखता है तो क्यों लिखा है, वो जरूर एक चिट्ठी लिखता है, लिख देता है कि अपने माता पिता को समर्पित, पत्नी को समर्पित, एक चिट्ठी लिखता है कि हम इसीलिए लिखे हैं, ये एक कारण से लिखे हैं, इस परीक्षा के लिए लिखे हैं, ये उसकी प्रस्तावना है। उसका पहला पेज देख के समझा जा सकता है कि हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, किस लिए लिखा गया। आगे पेज बढ़ोगे तो उसमें इंडेक्स आएगा, किन किन विषयों पर हमने लिखा है, जिन जिन विषयों पर लिखा है वो अनुसूची है, ये विषय अनुसूची है। फिर आगे पेज जाएंगे तो इसमें लिखा रहेगा अध्याय 1 पेज नंबर इतना से इतना, फिर अध्याय 2 पेज नंबर इतना से इतना। ये जो अध्याय है इसको हम लोग संविधान का भाग कहते हैं। और उस कोई भी भाग का, किसी भी चीज का जितने पॉइंट्स में चर्चा हो सकते हैं, उसके लिए जितने हमारे संविधान में नियम बनाए गए हैं, उसी को संविधान का अनुच्छेद कहते हैं। यानी अब आप बिल्कुल बढ़िया से समझ गए होंगे, हमारे संविधान में 4 चीजों को स्थान दिया गया। प्रस्तावना का स्थान दिया गया जो सबसे ऊपर रहा। इसके बाद हम लोग देखे अनुसूची को स्थान दिया गया। अनुसूची का मतलब हमने बता दिया, किन किन विषयों का वर्णन है, अनुसूची देख के हमें समझ में आ जाएगा।
अनुसूची के बाद जब चले तो इसमें कितने अध्याय हैं, इसको भाग बोला गया। किसी एक अध्याय में, चाहे वो नागरिकता के अध्याय हो या किसी भी लोकसभा का अध्याय हो, संसद का अध्याय हो, बजट के अध्याय, कोई भी आर्थिक लेखा जोखा का अध्याय हो, हर चीज का एक अध्याय बनाए और उस अध्याय में जितने तरह की बातें बोला गया, इसी को हम लोग अनुच्छेद कहे। यानी हम लोग अपने संविधान में 4 बात को स्थान दिए और इसमें सबसे पहला जो मुख्य तथ्य है, ये प्रस्तावना, ये तो सिर्फ एक रहा, प्रस्तावना सिर्फ एक था। बाद में हम लोग देखेंगे प्रस्तावना जब डिटेल आएगा तो इसमें भी संविधान संशोधन से कई शब्द जोड़े गए हैं। बीच में कोर्ट का आदेश भी आएगा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होंगे उनके आदेश होंगे कि प्रस्तावना में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। फिर हम लोग देखेंगे कि इसके भाग में हम लोग अनुसूची में एक पढ़ेंगे 9वीं अनुसूची। अगर कोई हमारा संसद 9वीं अनुसूची में विषय वस्तु को डाल देगा तो न्यायिक पुनरावलोकन से अलग हो जाएगा, उस पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बाद में फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि संविधान के मूल आत्मा को अगर आप नहीं बदलते हैं तब आप इसमें कुछ शब्द जोड़ सकते हैं। शब्द जोड़ना, शब्द हटाना तभी संभव है जब आप इसके मूल आत्मा को परिवर्तित नहीं करते हैं। इतना कठोर निर्णय नहीं रहेगा तो हो सकता है कोई बने और कहे कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे प्रस्तावना में है, हटा देंगे। तो मूल शब्द आप नहीं बदल सकते। जो संविधान जिस लिए बना, जो मूल प्रवृत्ति है, उसको कोई नहीं बदल सकता, गैर कानूनी हो जाएगा। तो हम लोग डिटेल, तो प्रस्तावना का चैप्टर आएगा संविधान की विशेषताओं के बाद, उसमें डिटेल इन सभी बात को हम लोग पूरी समझेंगे, कौन कौन किस संशोधन से क्या क्या जुड़ा है। और अभी हम लोग सुनते हैं जो हम लोग की मूल संविधान थे उसमें 8 अनुसूची बनाए गए। 8 मेन चीज रखा गया। राज्य के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बोला गया, शपथ के बारे में बोला गया, वेतन के बारे में बोला गया, कई अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र था उसके संरक्षण की बात की गई, भूमि सुधार अधिनियम की बात की गई, भाषा की बात की गई। तो 8 अनुसूची हम लोग शुरुआत में 8 विषय रखे जो सबसे पहले रखे। फिर हम लोग जो अध्याय बनाए तो इस अध्याय में 22 बातों पर हम लोग चर्चा किए। इसीलिए संविधान में 22 भाग हैं। 22 बात करने से पूरी बात रखा गया और फिर इसी 22 बातों को डिटेल में जब किया गया तो हम लोग 395 अनुच्छेद रखे। यानी 22 भाग में ही 395 अनुच्छेद है जिसकी चर्चा यहां डिटेल है। अब एक नागरिकता लिए तो उससे संबंधित जितने बात है वो अनुच्छेद बढ़ गया, आर्थिक लिए तो उससे जितनी बात है वहां बढ़ गया। ऐसा करते करते 22 भागों में बात क्लियर हो गई। ये हमारे मूल संविधान की बात हो गई। ये जो लिखे हैं ये मूल रूप से ऐसा था। यानी हम लोग समझ गए 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ उसमें कुल 8 अनुसूची थे, उसमें कुल 22 भाग थे और उसमें कुल 395 हमारे अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद का मतलब हो गया 395 प्रकार की बातें हैं जो 22 विषयों से संबंधित है। बातें बिल्कुल देखो एकदम स्पष्ट है, इनसे कहीं कंफ्यूजन की बात नहीं है। अनुसूची का मतलब विषय, किन किन विषयों की बात होगी, ये 8 है। भाग का मतलब कौन कौन अध्याय की बात चल रही है, एक टॉपिक की बात चल रही है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो हमारा अनुच्छेद है। तो मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। अब हमारे संविधान ने भी ये दिया एक पावर कि हो सकता है हम संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहे हो या हमारा संविधान हमारे अनुसार नहीं चल पा रहे हो, तो एक बहुत विशेष पावर दिया गया, संविधान संशोधन का पावर। आप संविधान में कोई संशोधन कर सकते हो, केवल उसके मूलभूत बातें बदलनी नहीं चाहिए। और इस संशोधन से कुछ भी चीज जोड़ा जा सकता है, कुछ भी चीज घटाया जा सकता है और इस प्रकार से हम लोग अब इसमें धीरे धीरे अपने आवश्यकता के अनुसार से कुछ चीज जोड़े भी हैं, कुछ चीज घटाए भी हैं। कई अनुच्छेद को हमने गायब भी कर दिया, कई अनुच्छेद को हमने बढ़ा भी दिया। और यही चीज हम लोग को मेन समझना है। आज भी हमारे प्रस्तावना एक ही है, प्रस्तावना आज भी एक ही है। इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दें, अनुसूची पहले 8 थे लेकिन बाद में हम लोगों ने कुछ कुछ आवश्यकता महसूस किया कि नगर निकाय में कैसे शासन प्रशासन होगा। हमारा संविधान मूल रूप से उसको नहीं लिखा था। ग्राम पंचायत में कैसे मुखिया होंगे, कैसे वार्ड होगा, अब वो सब तो हम लोग बाद में तय किए। इसीलिए हम लोग इसको 8 से धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता हुई अनुसूची की संख्या 12 कर दी। वर्तमान हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। 22 भाग थे, हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार से 25 भाग कर दिए। हमारे संविधान में 25 भाग है और जो 395 नियम कानून की बातें की गई थी इसको हम लोग बढ़ा करके 448 अनुच्छेद कर दी। तो ये वर्तमान समय की भी बात हो गई, मूल समय की भी बात हो गई। मूल संविधान में ये था, वर्तमान संविधान में ये है और आपको यही चीज डेली ध्यान देना है। आज के क्लास में 12 अनुसूची एकदम याद करवाएंगे, अगले क्लास में 25 भाग आपको याद होने चाहिए और फिर अगले क्लास में 448 अनुच्छेद है लेकिन कम से कम 50 अनुच्छेद आप सभी बच्चों को याद होना चाहिए।
कि ये अनुच्छेद एक कहता है बजट का जो है चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, ऐसा कोई क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तो वो अनुच्छेद 50 जो इंपॉर्टेंट है एक साथ आपको याद करवाएं और तब संविधान के भाग 1 से शुरू करेंगे, 25 भाग तक पढ़ लोगे, आपका पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ये लेसन मुख्य रूप से ये तय करता है कि कितना बढ़िया आपके पॉलिटी होंगे। मुन्ना जी बिल्कुल बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, 110 बता रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान दीजिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया अनुच्छेद की चर्चा करेंगे तो आप देख लोगे कैसे आपको हिसाब किताब आपको याद रखना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपको अब पढ़ने में भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अनुसूची ध्यान में आ जाएगा, भाग ध्यान में आ जाएगा, तब अनुच्छेद भी आप लोग समझ जाएंगे। अब अनुच्छेद जो बच्चे समझ जाओगे तो ये अनुच्छेद क्या कहता है, उसके अनुसार से हमारे कार्यपालिका इंडियन पैनल कोड बनाए हैं। इंडियन पैनल कोड को आईपीसी कहते हैं और आईपीसी में जो संविधान का अनुच्छेद कहता है इसके अनुसार से अलग अलग आईपीसी का हम लोग धारा बनाए हैं। अनुच्छेद और धारा में अंतर है। इसमें अब हम लोग बनाए हैं कि एक व्यक्ति स्वतंत्र है, दूसरे व्यक्ति को तंग ना करे। अब हम लोग इसके अनुसार से कोई तंग करता है तो हमारे विधानसभा या लोकसभा, हमारी संसद, उसके लिए आईपीसी इंडियन पैनल कोड का धारा बनाएगी। यहां कोई किसी को ठग रहा है तो ये 420 धारा आईपीसी की धारा लगेगी। मर्डर कर रहा है तो हम लोग 302 का आईपीसी की धारा लगाएंगे। इंडियन पैनल कोड की धाराएं अनुच्छेद के अनुसार से बनाए जाते हैं, तो आईपीसी की धारा अलग है, अनुच्छेद अलग है। भाग में विषय का हम लोग देखें अध्याय है और अनुसूची में विषय की बात की गई है। तो अब तो हम समझते हैं कि आप लोग कहीं भी भाग, अनुच्छेद, धारा, अनुसूची, प्रस्तावना सभी बात का बेसिक क्लियर हो। मैं कोशिश करता हूं एकदम जीरो लेवल से बच्चों को चले। हम पूरे ये ध्यान रखते हैं कि हो सकता है कोई बच्चे पॉलिटिक्स कुछ नहीं जानते, उनका एकदम इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उनमें इंटरेस्ट इससे जगे। इसके लिए एकदम आराम से हम चल रहे हैं कि पूरी बात समझते चलिए। अब हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाएं। तो आज की क्लास मुख्य रूप से हमारे 12 अनुसूचियों पर है और हमें देखना है कितने बच्चे हमें सभी अनुसूची तुरंत सुना पाते हैं। मूल रूप से हमारे पास 8 अनुसूची थे, फिर 4 अनुसूची जो जुड़ा तो इसके साथ पूरी बात पूछा जाएगा। किस संविधान संशोधन से जुड़ा, कब जुड़ा, दोनों बात पूछा जाएगा, तब 12 अनुसूची होंगे। मतलब 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 4 अनुसूची आपको किस संविधान संशोधन के अनुसार हुआ और कब हुआ, ये दोनों बात पूछे जाएंगे। बाकी पहला से 8वां में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा, कारण ये मूल रूप से हमारे प्रदत्त अनुसूची है। तो अब आप सभी लोग को अभी एक एक अनुसूची पर हम चल रहे हैं, तो एकदम स्टार्ट करते हैं। पहला अनुसूची, सभी लोग 3-3 के स्टेप में चलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एक साथ, फिर चौथा, पांचवा, छठा, वैसे करके बढ़ते जाएंगे। सभी लोग एक बार सुनिए, एकदम लगना चाहिए कि हाँ सर एकदम याद होते जा रहा है। पहला नंबर अनुसूची में चर्चा किया गया कि जो भारत राज्य का संघ होगा इसमें कौन कौन से राज्य होंगे और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसकी चर्चा हमारे पहले अनुसूची में की गई है। किसी भी देश के लिए तो यही सबसे जरूरी है कि भारत में संघ में कुल कितने राज्य होंगे, कौन कौन राज्य होगा और कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश होगा। अगर राज्य बढ़ते हैं तो इस अनुसूची में बढ़ जाना है, घटते हैं घट जाना है। केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी वही बात। यानी आप लोग फर्स्ट नंबर स्टेप को एकदम समझ गए होंगे कि पहली अनुसूची के अंतर्गत हम लोग को, वीडियो ज्यादा जूम है, एक मिनट देख लेते हैं। वीडियो ज्यादा जूम आप लोग को लग रहा है, चलिए अभी देखते हैं, एक मिनट। देख ले, जूम को थोड़ा सा कम करिए, टेक्निकल टीम आ रही है, उसको जूम थोड़ा सा कम कर दे। देखिए जूम को थोड़ा सा ठीक करो, इसको जूम ठीक कर दो। कौन है यहाँ, देखो टेक्निकल टीम में जो है उसको भेजो, देखो जूम को ठीक करेगा, भेजो किसी को जूम को ठीक। चलिए हम लोग ध्यान दीजिए, अभी जूम हम ठीक करवाते हैं, सही हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलते हैं। अभी सभी आप लोग को एकदम ध्यान से समझना है। जूम को थोड़ा सा जूम आउट, ज्यादा देखिए, ठीक होगा तो ओके लिखिएगा, साउंड में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक होगा तो ओके लिखिएगा। सही है, साउंड को देखिए, साउंड कटा हुआ, साउंड कटा हुआ सर। चलिए ध्यान दीजिए, अब तो सही हो रहा होगा, देख लीजिए, देख लीजिए, अब सही हो गया, सही चल रहा है तो ओके लिख दीजिए। अब हम लोग शुरू करें। चलिए बहुत बढ़िया,
समझ, अब यहां तक सही हो गया तो ओके लिख दीजिए। अब हम लोग शुरू करें आगे का, इसमें हम लोग समझे। चलिए ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुनेंगे जरा बढ़िया से, मन से एकदम सुनिए, एकदम एक एक चीज याद कीजिए, एकदम एक एक चीज याद करेंगे। 10 से 15 क्लास में आपको पॉलिटी का एकदम आनंद आने लगेगा कि पॉलिटी में कोई बाहर नहीं पड़ता। इसके लिए हम लोग बहुत परेशान रहते थे कई लोग। सुनेंगे जरा ध्यान से। तो पहला नंबर हम लोग देखें कि भारतीय संघ में जो हमारे राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसके वर्णन हमारे पहला अनुसूची में किया गया है। ऐसे भी कोई किताब होगा, आपको अपने घर की कहानी लिखनी होगी, अपने जमीन के बारे में लिखना होगा, तो पहला यही लिखोगे कि हमारा घर कहां कहां है, जमीन कहां कहां है। ये तो कोई व्यक्ति पहला करेगा। दूसरा नंबर अनुसूची में जो उच्च पद पर आसीन व्यक्ति हैं, इनको शपथ ग्रहण करवाना है, और तीसरा में इनका वेतन भत्ता देना है। तो अब पहले वेतन भत्ता दे देते हैं, तब शपथ ग्रहण करवाते हैं। यहां उल्टा एक चीज ध्यान रखना, दूसरी अनुसूची में पूरे उच्च पद पर आसीन लोगों के वेतन भत्ता सुविधा ये सभी का वर्णन है, और तीसरी अनुसूची में जब आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें उच्च पद पर आसीन व्यक्तियों के शपथ का वर्णन है। देखो, अब एक बार बोलेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, ये सबका वेतन भत्ता सुविधा क्या होगा, उच्च पद पर आसीन बोल रहे हैं। अब ये नहीं कि रेलवे वाला का पेमेंट क्या होगा, ये चीज यहां पर नहीं है। उच्च पद पर आसीन जो व्यक्ति है, वो लोग का वेतन भत्ता और सुविधा, इसका वर्णन दूसरी अनुसूची में है। और उन्हीं लोगों का जो शपथ लेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, हमारे कोई भी विधायक जीत रहे हैं, कोई भी राष्ट्रपति बन रहे हैं, कोई भी नए पद पर उच्च पद पर जा रहे हैं, तो उसके शपथ का वर्णन तीसरे अनुसूची में मिलता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा एकदम आपको याद होना चाहिए। पहला नंबर में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। दूसरा नंबर में उच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे जो भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन भत्ता और सुविधा का वर्णन किया गया है। और तीसरी अनुसूची में उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति होंगे, उनके शपथ का वर्णन किया गया है। पहले ये बता दो, तीनों हम हटा भी दें तो हमें लगता है कि आपको याद हो गया। जब हम कहेंगे पहली अनुसूची, तो आप कहोगे जी याद है, भारतीय संघ में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे उसकी चर्चा है। दूसरा नंबर जब बोलेंगे तो कहना कि सर समझ गए, दूसरा में पैसा की बात है, पैसा टका की बात है। उच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा, लोकसभा, ये सब के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन भत्ता सुविधा, इन सभी का वर्णन है। और तीसरा, उच्च पद पर आसीन सभी व्यक्तियों का यहाँ शपथ का वर्णन किया गया है। पहले ये बताओ, 3 तक एकदम याद तो ओके लिख दीजिए, 3 तक एकदम याद तो ओके लिख दीजिए। तब हम लोग चौथा, पांचवा, छठा करेंगे। देखते देखते आपको 12 अनुसूची आज नॉन स्टॉप बिना देखे लिख देना है, तब होगा कि हाँ पॉलिटी एकदम जबरदस्त चल रहा है। वेरी गुड, यहां तक सभी बच्चे का पहला, दूसरा, तीसरा एकदम सही हो गया। चौथा, पांचवा और छठा चले। पांचवा और छठा दोनों एक जैसा है। चौथा नंबर हम लोग देखें, उच्च सदन जिसको कहते हैं राज्यसभा। इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का सीट निर्धारित है। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सीट हैं, इस सीट का बंटवारा, विभाजन हमारे चौथे अनुसूची में किया गया है। तो राज्यसभा में किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने प्रतिनिधि होंगे, इसकी चर्चा हमारी चौथी अनुसूची में की गई है। तो चौथा तो आप लोग को याद हो गया। पहला नंबर भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन। दूसरा, उच्च पद पर जो भी व्यक्ति हैं उनके वेतन भत्ता और सुविधा का वर्णन। तीसरा में उच्च पद पर जो भी व्यक्ति हैं उनके शपथ का वर्णन। और चौथा नंबर में राज्यसभा में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से जो प्रतिनिधि होंगे, कितने प्रतिनिधि होंगे, इसका वर्णन किया गया है। पांचवा नंबर तो सभी को एकदम याद हो जाएगा। कोई अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में किस प्रकार से हमारा शासन प्रशासन होना चाहिए, इसका चर्चा, किस प्रकार से शासन प्रशासन और नियंत्रण होगा, इसकी चर्चा 5वीं अनुसूची में किया गया है। यानी 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा की गई है। और जब 6ठी अनुसूची आएंगे तो इसी प्रकार का है। सबसे ज्यादा समस्या नॉर्थ ईस्ट में था। चीन के कारण इधर जो व्यक्ति पूर्वोत्तर भारत में रहते हैं, इनका चेहरा चीन के व्यक्तियों से बहुत मिलता जुलता है, और इसीलिए इन जनजातियों पर चीन अपना दावा ठोकता है कि क्षेत्र मेरा है। और इसीलिए 6ठी अनुसूची में हमने विशेष करके एक प्रावधान किया कि हम बाकी जनजातियों से अलग, नॉर्थ ईस्ट में असम है, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय है, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम है, इन राज्यों के अनुसूचित जनजाति जो हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा हमने 6ठी अनुसूची में किया है। तो अब 6ठी अनुसूची भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय और मिजोरम, इन क्षेत्रों में जो जनजाति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा की गई है। पांचवा में पूरे अनुसूचित जनजाति के शासन प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा की गई है। और चौथा, राज्यसभा में सीट पर चर्चा की गई है। 6 तक हम समझते हैं, आपका क्लियर है। 9 के बाद एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो हम लोग अब 7वां और 8वां कर लेते हैं, क्योंकि मूल रूप से 8 अनुसूची पहले सबको याद होनी चाहिए। 7वां सताने वाला है।
सातवां सताने वाला है। क्या सताने वाला? कौन सा विषय केंद्र के पास होगा, कौन सा विषय राज्य के पास होगा और कौन सा विषय दोनों के पास होगा। ये विषयों का विभाजन, यही तो लड़ाई की बात है। ये सातवां सताने वाला याद रखेगा। सातवां सताने वाला। पांचवा छठा अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो गया। पांचवा छठा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। छठा नॉर्थ ईस्ट वाला अनुसूचित जनजाति, असम जो है, मेघालय, मिजोरम, इन राज्यों के अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। और पांचवा हम लोग छठा देख लिए। चौथा आपने सुना राज्यसभा में सीट के बारे में वर्णन किया गया है। तो सातवां हम लोग देख लिए सताने वाला। केंद्र और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा है। इसी में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का चर्चा किया गया है। हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे इसमें कितने कितने विषय शामिल हैं। अब आठवां नंबर आए। आठवां नंबर संविधान के द्वारा किन किन भाषाओं को मान्यता दिया गया, कौन कौन भाषा संविधान से मान्यता प्राप्त है, ये भाषाओं की चर्चा आठवीं अनुसूची में हम लोग किए। और प्रारंभ में सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास शुरुआत में 14 भाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त थे। बाद में संविधान संशोधन से 8 भाषा और जोड़े हैं और वर्तमान समय में 22 भाषा संवैधानिक भाषा है, संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब ये कौन कौन है, क्या है, ये डिटेल आगे हम लोग को पढ़ना। पहला नंबर हम कोशिश कर रहे हैं। आठों अनुसूची सभी को याद हुआ कि नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आज इतना सुनना है, बिना देखे कॉपी कलम उठा के लिख देना है कि 12 अनुसूची मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया। उतना होते जा रहा है तो मतलब बहुत अच्छी स्थिति में तुम हो। तो जरा पहला नंबर हम लोग ध्यान दें। भारतीय संघ में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसका वर्णन है। दूसरा, उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति हैं इनके वेतन भत्ता और सुविधा का वर्णन है। तीसरा, उच्च पद पर जो आसीन व्यक्ति हैं इनके शपथ का वर्णन किया गया है। चौथा नंबर जब आएंगे तो राज्यसभा में जो विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का सीट है उसकी चर्चा की गई है। पांचवा, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में शासन, प्रशासन और नियंत्रण की चर्चा की गई है। छठा, उत्तर पूर्व भारत में असम, मेघालय, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के शासन प्रशासन की चर्चा की गई है। सातवां सताने वाला है, केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा है। और आठवां, भाषाओं को मान्यता जो दिया गया है इसकी चर्चा की गई है। पहले ये बता दो, आठों अनुसूची एकदम याद हो गया तो ओके लिख दीजिए, तब 4 और चलेंगे। एकदम 8 अनुसूची पूरे क्लियर है तो ओके लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए मैक्सिमम बच्चे को एकदम याद होते जा रहा है। अब हम लोग की बारी है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, और तब 12 अनुसूची एकदम टनाटन हो जाएगा। सुनिए, 9वीं अनुसूची सबसे इंपॉर्टेंट है। 8 अनुसूची ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हमारे संसद ने पहला संविधान संशोधन से 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा। बात सुनिएगा, ये पहला संविधान संशोधन है। बाद में जोड़ने वाला कैमा संविधान संशोधन है, ये भी पूछेगी। तो पहला संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ा गया और 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण की चर्चा की गई। भूमि अधिग्रहण का मतलब भूमि कैसे लिया जा सकता है, इसकी चर्चा की गई। और इसमें संसद ने एक और काम किया, एक फुल पावर बनाया कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ नहीं कर सके। 2 बात है, लोकसभा, राज्यसभा पारित कर दिया, वो कानून बन गया। वो कानून पर सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि गड़बड़ कानून है तो हट जाएगा। कई बार हुआ किसको आरक्षण मिले, ये कहेगा गड़बड़ है तो खत्म हो गया। तो लोकसभा, राज्यसभा एक विशेष अनुसूची बनाया 9वां, और कर दिया कि यदि हम किसी विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो यह न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत नहीं आएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा। बात पर फिर से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। आपको पूछा जाएगा किस अनुसूची के विषय वस्तु पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, वो 9वीं अनुसूची है। ये संविधान संशोधन द्वारा बहुत सुपर पावर संसद को मिला है। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण की अंतिम सीमा आधा 50% है। अब कई राज्य, तमिलनाडु वगैरह जाओगे तो 80% रिजर्वेशन है। तुम सोच रहे होगे कि कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं, अगर वह राज्य 80% आरक्षण का नियम अपने विधानसभा से पारित कर लेता है और उसे 9वीं अनुसूची में डाल देता है तो उस पर कोर्ट कोई निर्णय नहीं देगा। यह न्यायिक पुनरावलोकन से अलग हो गया, इसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए 9वीं अनुसूची आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि ये पहला संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि अधिग्रहण की चर्चा की गई है और सबसे महत्वपूर्ण है, किसी विषय वस्तु को 9वीं अनुसूची में यदि डाल दिया जाए तो वह न्यायिक पुनरावलोकन से अलग हो जाता है। उस पर कोई कोर्ट, कोई उस पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। ये संसद के पावर को बढ़ाता हुआ दिखा रहा है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लफड़ा हो रहा था। लोग इधर से जीत रहे थे, दूसरे पार्टी में भाग रहे थे। दल बदल कानून, ये दल बदल कानून ये 10वीं अनुसूची में दिया गया। क्या है दल बदल, कैसे आप दल बदल कर सकते हो, इसी पर डिटेल चर्चा चलेगी। अभी हम लोग देखें, दल बदल जो कानून है ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लागू किया गया। दोनों चीज आपको याद चाहिए। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में लागू किया गया। इसमें दल बदल की चर्चा की गई। 10 दल बदल, 10 दल बदल, 10 दल बदल। और 11वीं 12वीं भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। 11वां 73वें संविधान संशोधन और 12वां 74वें संविधान संशोधन, ये दोनों संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ये डेट और संविधान संशोधन बिल्कुल पूछेगा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची,
74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची, और ये दोनों अनुसूची 1992 में ऐड किया गया और 11वीं अनुसूची में ये पूरे पंचायती राज का वर्णन किया गया है और 12वीं अनुसूची में नगर शासन प्रशासन का वर्णन किया गया है। कैसे नगर निकाय होंगे, किस प्रकार से कौन नगर पंचायत होंगे, कौन नगर परिषद होंगे, कौन नगर निगम होंगे, कौन इसको देखेगा, ये 12वें अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 92 में ऐड हुआ है। और इधर 92 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। अब एक बार हम आपको सुना दें तो हम समझते हैं कि आप सभी लोग को पूरा सब चीज एकदम याद होते चला गया। पहला 12 अनुसूची है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मूलभूत है। फिर इसी में 9 10 11 12 9 10 में कब हुआ, क्या हुआ, दोनों बात पूछा जाएगा। तेजी में सुन लीजिए। पहला अनुसूची भारत राज्य के भारतीय संघ में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसका वर्णन है। दूसरा, उच्च पद पर आसीन जो भी है उनके वेतन भत्ते और सुविधा का वर्णन है। तीसरा, उच्च पद पर आसीन जो है उनके शपथ का वर्णन है। और चौथा नंबर, राज्यसभा में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट है उसका चर्चा किया गया है। पांचवा, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में शासन और प्रशासन की चर्चा की गई है। छठा, उत्तर पूर्व भारत में असम, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में शासन प्रशासन की चर्चा की गई है। सातवां, सदाने वाला है, केंद्र और राज्यों के बीच विषय का बंटवारा किया गया है। और आठवां, भाषाओं का चर्चा किया गया है 8वें अनुसूची में, जिसमें 18 भाषा पहले, फिर 22 अभी हो गया, इसकी चर्चा की गई है। 14 से 22 पहले 14, फिर 4 और फिर 4, 14 4 18 4 22 भाषा की चर्चा की गई है। अब 9वां 10वां 11वां 12वां इंपॉर्टेंट। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में लागू हुआ। ये भूमि सुधार से संबंधित था और इस अनुसूची में किसी विषय को डालने से न्यायिक पुनरावलोकन से ये अलग हो जाता है, बाहर हो जाता है। 10वां नंबर 10 दल बदल, 10वां 10 दल बदल 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में इसे जोड़ा गया। ये दल बदल से संबंधित है। और 11वां 12वां 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 से रिलेटेड है। 11वां एक ग्राम पंचायत के पूरे प्रशासन का वर्णन है और ये नगर पालिका के पूरे शासन प्रशासन का वर्णन है। 12 अनुसूची पूरे क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं 12 अनुसूची बिना देखे सब लिख सकते हो कि नहीं। लिख सकते हो तो ओके लिख दीजिए। एकदम जीरो लेवल से क्लास चल रहा है बहादुर, एकदम अगर ध्यान दे दोगे तब पॉलिटी में उस्ताद हो जाओगे। ध्यान खूब देना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे का ओके आ गया है तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग खूब बढ़िया इसमें अभ्यास करके ये पूरे अनुसूची को ठीक कर लेंगे। अब इसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं तक। नेक्स्ट क्लास हमारा मंगलवार को होगा, क्योंकि कल बकरीद का बंद है और उसके बाद संडे और मंडे को रक्षाबंधन है। मंगलवार को हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे।